बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दौरा अमरीका के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। आज काबीना भी हुई। काबीना में जो चीज़ें सामने आई वो भी, उनका तस्करा भी आज के प्रोग्राम में होगा। साथ ही साथ आज 25 जुलाई है। गुज़श्ता साल आज के रोज़ आम इंतखाबात हुए थे और जिस अंदाज़ में आज अपोजिशन जलसे, रैलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हमें इस हुकूमत पर तनकीद करती नज़र आ रही है, उनके लिए आज ये यौम स्याह है, हुकूमत के लिए यौम तशक्कुर है। लेकिन इससे अवाम क्या अचीव करेंगे, सवाल ये है। और साथ ही साथ ये कि ये भी अलग बहस है कि अपोजिशन की ये रैलीज़ या जलसे किस कदर कामयाब हुए हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जो बहुत ही ज़्यादा नारे आज के रोज़ सुनने को मिले वो यही कि सिलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, वज़ीर आज़म को और हुकूमत को हम नहीं मानते। लेकिन क्या आया वाकई इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? फिर दूसरा बड़ा एक और सियासी इम्तहान हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि संजरानी साहब को किसी सूरत नहीं हटना चाहिए 1 अगस्त को। उस सिलसिले में अपोजिशन बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है। और आज सबसे बढ़ के ये कि एक ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे जो कि बहुत नागुज़ीर है माशरे के किसी भी फ़र्द की तरक्की के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए और माशरे में उसका एक अहम हिस्सा बनने के लिए, और वो है तालीम। तालीम के हवाले से इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले भी बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा एक तालीम के हवाले से पॉलिसी भी देखने को मिली थी। लेकिन आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस जानिब किस कदर काम हो चुका है और कितने फ़ीसद हम आगे निकल आए हैं आवाम को ये बताने के लिए, इस मुल्क के लोगों को ये बावर कराने के लिए कि तालीम जो है वो नागुज़ीर है। और उस सिलसिले में हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर बराए एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल हिस्ट्री शफ़कत महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़कत महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हुकूमत की आज 1 साला कारकर्दगी का आप जायज़ा लेते हैं। आज आई एम श्योर काबीना के अंदर भी इसका तस्करा हुआ होगा। सो आप क्या आवाम को बताएंगे, क्या अचीव किया है? देखें, सबसे पहले तो पिछले 1 साल में ये जो एक लूट मार का कल्चर था वो ख़त्म हुआ। और जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ एक, मैं समझता हूँ कि ज़्यादती एक बड़ा हल्का लफ्ज़ है, मतलब है कि बेपनाह जिन्होंने बर्बाद किया मुल्क को, उनसे जब छुटकारा मिला और उनकी एहतसाब भी शुरू है। और इस 1 साल के अंदर एक अच्छी साफ़ हुकूमत जो है वो दी। तो एक तो ये जो हमारी जो कमिटमेंट थी अवाम के साथ कि हम आपको एक ऐसी हुकूमत देंगे कि जो साफ़ होगी और जिसका नस्ब-उल-ऐन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खिदमत करना होगा। दूसरा, मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत ही मुश्किल काम था इकॉनमी को संभालना, इसलिए कि जैसे सारी दुनिया आप जानती है कि 6,000 अरब से 30,000 अरब के कर्जे हो गए थे। 24,000 अरब का जो बोझ था वो हमारे पर था। बिजली के जो निज़ाम जो है उसमें तकरीबन 1,300 अरब का खसारा, सर्कुलर डेट था, गर्दिशी कर। सो हर लिहाज से इकॉनमी में प्रेशर था, मुश्किल फ़ैसले करने थे, वो मुश्किल फ़ैसले किए। और उन मुश्किल फ़ैसले हम देख रहे थे कि ये 1 साल मुकम्मल हो गया, रुपया जो है वो 30% गिर गया है, महंगाई 9% वो होना ही था, वो होना ही था। इसलिए कि तकरीबन 8 अरब डॉलर हमने वापस किए, जो कर्ज़े इन लोगों ने लिए थे अपनी याशियों की वजह से, उनके जब हमने वापस किए तो उस पर प्रेशर तो आना था। और जिस तरीके से, अब क्या उस पर डिटेल में जाएं कि मसलन इमरान खान साहब अमेरिका गए हैं, तकरीबन 50,000 डॉलर खर्च हुआ उनके इस सारे ट्रिप पे, उनके और अपने रफ़क़ा के। लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब जब गए थे 500,000 डॉलर, यानी कि 50,000 डॉलर कहाँ और 5 लाख डॉलर कहाँ। तो ये पिछली काबीना में कुछ तफसीलात इस हवाले से आई भी, करोड़ों तो टिप्स में दे दिए जाते थे, करोड़ों टिप्स में। इन्होंने, नवाज शरीफ ने 5 साल के अंदर 1 अरब 82 करोड़ रुपए के बाहर सिर्फ दौरे कर दिए। तो इसलिए एक ख़ास हमने ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम बनाया, अपने खर्चे कम किए, अपने पेट पे पत्थर बांधा, कोई सरकारी दौरे जो है वो कम किए। सो ये सारे मामला जो थे, इससे हमने अपनी जो मईशत की जो बदहाली इन्होंने छोड़ी थी
उसको कॉम्बैट करने की कोशिश की। बट जब काबीना में वज़ीर आज़म साहब सदारत कर रहे होते हैं तो आप लोगों की तरफ से भी आई एम श्योर तजावीज़ जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो हर तबके को इफ़ेक्ट कर रहा है और हर तबके का सबसे पहला कंसर्न ये है कि भाई महंगाई कब ख़त्म होगी, मईशत कब सीधी होगी। 1 साल तो हो गया, आज काबीना में अगले 4 सालों में कहाँ वज़ीर आज़म साहब ने पिक्चर किया पाकिस्तान में आम आदमी की जो हालत है वो कितनी बेहतर हो पहली जाएगी? तो बात यह है कि 1 साल हुकूमत को नहीं हुआ। हाँ, इलेक्शन हुए थे हुकूमत जो ये आज इलेक्शन का दिन है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी यौम तशक्कुर आप मना रहे हैं, दूसरी तरफ यौम सियाह कामयाबी दी थी। और हुकूमत, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने शायद 18 अगस्त को ओथ लिया था, 18-20 हम लोग 22 अगस्त को ऑफिस में आए थे, इसलिए अभी टाइम है, अभी 10 महीने बाद पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि देखे ना, 11 महीने कर लेते हैं। एक तरफ तो मैशत को संभाला दिया, बदउनवानी को ख़त्म किया, जो चोर लुटेरे थे उनका एहतसाब करना शुरू किया, उसके बाद एहसास का एक प्रोग्राम लेके आए जिससे गरीब और जो है उसको सबसे जो निचला तबका, पिसा हुआ तबका है, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम लेके आए जिस पे कर्ज़े दिए जा रहे हैं, जिस पे उनके कोई राशन का भी सिलसिला बन रहा है, उसमें और भी बड़े तरीके जो हो रहे हैं वो किया। उसके बाद बहुत सारे LNG और ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे इनको रिव्यू किया जा रहा है। मेरे शोबे में तालीम में हमने मदारिस का एक पूरा उनके साथ रब्ता करके एक पूरा मदारिस का निज़ाम जो है उसको वज़ा कर रहे हैं। उसके बाद हम एक यकसा कौमी निसाब की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पे पूरा सेगमेंट हम करेंगे वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा मतलब ये है कि मुख्तलिफ शोबों में अगर आप कम्युनिकेशन का शोबा देखें, पाकिस्तान पोस्ट को रिवाइव किया गया, इतनी बुरी हालत थी हर अदारे की। अब मसला FBR है, हमने बड़े मुश्किल फैसले, ये आसान फैसला नहीं है कि आप लोगों से टैक्स लें, कोई टैक्स तो देना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल फैसले कर रहे हैं ताकि बावजूद इसके कि प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, जब तक पाकिस्तान का टैक्स बेस बड़ा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए FBR रिफॉर्म्स शुरू हैं, उसके अंदर बहुत सारे काम शुरू। सो हर शोबे में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें की जा रही हैं। और मैं तो हमेशा ये कहा करता था और हमारा ये ईमान है कि कोई एक बड़ा फ़ैसला नहीं होता। जब आप मुल्क को रिवाइव करते हैं, मुल्क छोटे बहुत तो आपको कोई 1 लाख फैसले, अच्छे फैसले करने पड़ते हैं। तो वो 1 लाख अच्छे फैसले हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा है। अच्छा, वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से आज काबीना के अंदर क्या बात हुई? हमने देखा कि कल भी एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग मौजूद थे, उनको रिसीव करने के लिए वज़रा भी थे, आप भी थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पुरजोश नज़र आ रहे थे। बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये भी कहा कि मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। लेकिन आज क्या काबीना में क्या चीज़ें, तफसीलात आप लोगों के सामने रखी गई? देखिए, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है कि बहुत ही कामयाब दौरा था। मैं तो इसका जो एक पैमाना बनाता हूँ वो पैमाना ये है कि अगर किसी दौरे के बाद पाकिस्तानी कौम का सवाए चंद अनासर के सर फ़ख्र से बुलंद हो और आपका जो हरीफ है, आपका जो दुश्मन है, दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल है, हरीफ जो है आपका, वहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही है। वहाँ पे तो उन्होंने कह दिया वज़ीर आज़म वाज सच एन एम्बैरेसमेंट। आपने देखा है ट्वीट्स मरियम बीबी के भी उन्होंने भी लिखा। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो खैर ऑपोजिशन तो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को सर फख्र से, बिल्कुल ठीक है। और हिंदुस्तान में जो आपका दुश्मन है वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कामयाब था। और इमरान खान साहब ने हमें आज बताया, कुछ तफसीलात भी बताई उस दौरे की, और जिस तरह से उनका एक उन्होंने बुनियादी बात ये की कि हमारा जो प्रॉब्लम अमेरिका के साथ हमारे जितना भी ताल्लुकात का ये था कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से एक जो आप कह रहे एतमाद का फुकदान बहुत ज़्यादा था। हम कोई बात करते थे तो वो नहीं मानते थे, वो कोई बात करते थे हम नहीं मानते थे। कुछ बातें हम ऐसी कर जाते थे जो कि हमारे अख्तियार से या हमारी ताकत से बाहर होती थी। ठीक है, हम ऐसे वादे कर देते थे जो कि हम पूरे नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जो उनकी आदत है और जो उनका तरीका है, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि मैं तो जो कहूँगा वो करूँगा, जो हमें भी तो हमेशा जो नहीं कर सकते प्रिज्म से देखा जाता रहा। नहीं, देखें, बात यह है कि जब कौमों के दरमियान या मुल्कों के दरमियान जो तल्लुकात होते हैं वो उनकी हैसियत और पोजीशन और हालात के मुताबिक होते हैं।
ये तो कमाल ये होता है कि आप अपने हालात और अपने महल वकूअ और अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के कोई किस तरह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेवरेज करते हैं, यानी कि उसका फ़ायदा उठा के आप अपने लिए माहौल कैसा बनाते हैं। ठीक। तो उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा माहौल बना। एक बड़ा एक अफ़गानिस्तान के ऊपर में भी बात हुई और उस पर इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी, लेकिन साथ साथ जो तिजारत है और ये बाकी चीज़ें हैं उनमें भी बात हुई कि आगे आगे लेके चला जाएगा। तो असल बात यह है कि इस विज़िट से जो एक एतमाद का फुकदान था वो ख़त्म हुआ। और एक नई जहद जो है उसकी तरफ पेशकदमी जो बल्कि आज कुछ टिकर्स भी हम देख रहे थे मीडिया पे कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी, उन्हें भी दावत दी गई है, तो उनका भी, उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्दी वो पाकिस्तान का दौरा करें। ऑब्वियसली वो फॉरेन ऑफिस बताए, लग रहा है, चलें, दैट वुड बी अ बिग थिंग, बिग न्यूज़ फॉर पीटीआई एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आज जिस अंदाज में अपोजिशन की शिकायत आती रही कि जी पुलिस को खड़ा कर दिया है, रुकावटें खड़ी कर दी हैं, ये तो कहते थे कि हमसे कंटेनर ले लो, करने हैं एहतजाज, तो आज हमें क्यों रोका जा रहा है? आपने देखे होंगे इनके क्वेटा में, पेशावर के अंदर, कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर लाहौर में जिस अंदाज में लोग निकले, आपकी नज़र में कामयाब रही रैलियां इनकी, वो एहतजाज और यौम से कामयाब रहा? पहली तो बात यह है कि जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पे दहशत गर्दी का मुकदमा अब भी चल रहा है, मेरे पे कत्ल का मुकदमा अब भी चल रहा है, हमारी सारी लीडरशिप पे इन्होंने मुकदमे बनाए। सो ये इस किस्म की बातें कि जनाब जैसे कि ये तो बड़े कोई जमहूरियत पसंद थे और हम जो है वो, मेरा ख्याल है कि इनका तो कोई हाल ही नहीं है, कहीं 500 आदमी हैं, कहीं 1000 आदमी हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ है इनका ये जो सारा सिलसिला हुआ है। इन्होंने बड़ी कोशिश की इधर से उधर से मुख्तलिफ जगह से, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि कंप्लीट फ्लॉप है। बाकी ये है कि ठीक है, करते रहे, कहीं पे अगर उन्होंने किसी तोड़ फोड़ की डर से कुछ कंटेनर, आपको याद है कि जब हम यहाँ धरना करते तो सारा इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता, सारे हर तरफ कंटेनर्स लगे हुए होते थे। हम लोग भी जब कवरेज के लिए जाते तो बहुत मुश्किल होती थी। तो इसलिए ये बातें और ये तासुर देना कि जी जैसे कि हम तो पता नहीं क्या थे, और मेरा ख्याल है कि मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया ने कहीं कहीं बिजनेसेस को, ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं लगाए कंटेनर। अच्छा, वैसे शफकत साहब एक बात बताएं, जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं, अब सारे का सारा नून लीग की पॉलिसी देखें या उसमें दीगर अपोजिशन जमातों ने जो उनका साथ देना शुरू कर दिया है, वो एक ही चीज़ के गिर्द घूम रहा है, और वो ये है कि नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकालो। अब अदालतों ने फैसले करने, कानूनी मामलात हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उस जज की वीडियो आने के बाद हर चीज़ जो है वो साफ़ हो गई है और नवाज शरीफ को बाहर आ जाना चाहिए। ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या आपको लगता है कि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि कल वाकई बड़ी तादाद में सारे इकट्ठे होकर हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर देंगे? हुकूमत पर कोई दबाव नहीं डाल सकती, नहीं। मेरा ख्याल है कि ये तो इनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर ये समझते हैं कि हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करके कोई दबाव डाल लेंगे, अब तो इनकी सारी पॉलिटिक्स ये है कि मरीम साहिबा ने अपने वालिद की पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा। और अब वो मैं सारी बातें, हमारे भाई हैं शेख रशीद, वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो ये है कि मेरा ख्याल है कि मरीम साहिबा ने अपने पार्टी को और अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और मेरा ख्याल है वो बहुत गिल्टी हैं। अच्छा। इसलिए कि अब उनकी सारी की सारी जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो कोई हमारे खिलाफ नहीं है, उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स ये है कि किसी तरह अपने वालिद साहब को रहा कराया जाए। अब वालिद साहब अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अल-अज़ीज़िया के रीट्रायल के हक में भी नहीं है, वो कहती है मामला यहीं पर ख़त्म हो, बस बाइज्जत बरी कर दो नवाज शरीफ को। बहरहाल वो तो अदालत जाने और वो जाने, उनको कन्विक्शन अदालत ने की, हमने तो नहीं की, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली पाकिस्तान में कोई हिसाब किताब हो रहा है। इन लोगों ने जिस तरह, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो धीमी तबीयत है, लेकिन मेरा खून खौलता है जिस तरीके से इन लोगों ने, दोनों जमातों ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है। मैं पूछता हूँ, पीपल्स पार्टी से पूछता हूँ, बिलावल से पूछता हूँ, वो अरबपति, डिक्लेयर्ड अरबपति है, कहाँ से पैसे हैं? एक दिन ढेले का काम जिंदगी में नहीं किया उसने। आसिफ जरदारी अरबपति डिक्लेयर किया है। मुझे बताएं कि आसिफ जरदारी साहब ने कौन सा ऐसा कमाल का कारोबार किया था कि जहाँ पे एक सिनेमा की ओनरशिप से
वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो खुद भी अरबपति हैं, उनका बेटा भी अरबपति। ठीक है। इसी तरह अगर आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो तो कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने कि ये आज तक साबित नहीं कर सके कि उनके पास पैसे कहाँ से। इस गरीब मुल्क के साथ बहुत कुछ हुआ है, और जो कुछ इस गरीब मुल्क के साथ हो चुका है वो उससे खून के आंसू होता है इंसान। तो इंशाल्लाह अब क्योंकि अब एहतसाब भी हो रहा है और हम वापसी का सफ़र शुरू है, तो इंशाल्लाह इनकी पॉलिटिक्स की और इनकी जो बातें हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिशन जो भी सियासत कर रही है, जो भी एहतजाज करना है, शफकत महमूद साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और मौज़ूआत हैं और स्पेशली इनकी वजारत के हवाले से, तालीम के हवाले से मिनिस्टर साहब ने क्या किया है उस पर भी बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, ये फरमाइएगा कि आज अपोजिशन के हवाले से एक और चीज़, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कहा है कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, कहीं पर भी कोई रियायत की तवक्को मेरे से ना रखी जाए, एहतसाब होगा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन के लिए। अभी अमेरिका में थे तो वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, क्योंकि अब जहाँ पे भी वज़ीर आज़म साहब खड़े होते हैं लोग खुद नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। वो एक मखसूस वर्ड जो बोलते हैं वो वहाँ पर बोला गया। लेकिन यहाँ पे मैं अभी रहने देते हैं अभी, लेकिन क्योंकि लोग सब जानते हैं, समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ आपका सेनेटर्स का वफ्द उठता है और मौलाना साहब के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए कि जनाब संजरानी साहब के ख़िलाफ़ करारदाद वापस ले लें। मेरा ख्याल है कि वो पार्टी की फैसला नहीं था, वो एक कंबाइंड जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका शायद फैसला था कि एक एहतमाम हुज्जत के लिए उनको जाके बात की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पार्टी का, हमारा तो नज़रिया बड़ा सीधा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका जो माजी है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ उनका रवैया है, मतलब अभी हमारी हुकूमत बनी एक दिन हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक चलाता हूँ, तो इसलिए वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इस वक्त असेंबली से बाहर है और वो मिनिस्टर कॉलोनी। नहीं, लेकिन आपकी ज़ाती राय में क्या जाना चाहिए था इस तरीके से? मेरा ख्याल है कि वो एक इस्तेमाल हुज्जत के लिए कर दिया, उन्होंने कर दिया। कोई ऐसी बात आपको क्या लग रहा है संजरानी साहब घर जा रहे हैं? इतनी कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है। संजरानी साहब घर जा रहे हैं, हम तो फुली तौर पे सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? नंबर उनके पास है 67 का नंबर उनके पास है 104 के हाउस में। सादिया, जो उसका आउटकम है वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ और हमारी हुकूमत जो है वो, बल्कि तहरीक इंसाफ ही, क्योंकि वहाँ तो जमात की बात है, हम फुली हर लिहाज से संजरानी साहब को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप करेंगे, लेकिन ये फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से लोगों का ज़मीर जाग जाएगा, वो संजरानी साहब के हक में वोट करेंगे। उसके अंदर कुछ और जमातें भी हैं, बाकी भी हैं, और मुझे कोई कह रहा था कि शायद कोई दावत पे कुछ नून लीग के सेनेटर्स गए हुए थे शायद, तो कई लोग होते हैं वो समझते हैं। 2 सेनेटर्स थे नून लीग के। मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाज़ा ये है, क्योंकि सेनेट में मैं खैर कभी कभी जाता हूँ, कि संजरानी साहब बहुत अच्छे चेयरमैन सेनेट हैं, और दूसरी बात है कि उनका ज़ाती रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा है सेनेटर्स के साथ। ठीक है। और एक पार्टी डिवाइड से हट के मेरा ख्याल है कि संजरानी साहब की जो एक अपनी ज़ाती एक रवाबित बने हैं लोगों से कुछ साल 1.5 साल के अरसे में, उसकी बुनियाद पे उसके ऊपर मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ख़बर आपकी एजुकेशन सर्विसेज के हवाले से कि उसमें बजट में एलोकेशन के अंदर काफ़ी रिडक्शन हुई है 20.5%। इज़ दैट इनफ या किन हालात की वजह से की गई है? नहीं, ये खबर दुरुस्त नहीं है। नहीं है? हाँ, वो ये था कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो तालीम के मैदान के थे वो पहले हमेशा एजुकेशन के अंडर रिफ्लेक्ट होते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नॉलेज इकॉनमी की एक टास्क फोर्स बनाई। ठीक है। और वो उसका सारे का ताल्लुक तालीम के साथ ही था, लेकिन उन्होंने जब टास्क फोर्स बनाई तो उसके जो प्रोजेक्ट बने तो उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को एक्सिक्यूशन के लिए दे दिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास कुछ चले गए, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास चले गए, कुछ तालीम के पास आ गए। तो इस लिहाज से तकरीबन 14 बिलियन के करीब ऐसे थे
जो कि नॉर्मली होने चाहिए थे तालीम में, लेकिन वो रिफ्लेक्ट ठीक है, क्योंकि उसमें उसमें क्योंकि कंपैरिजन के साथ बाकायदा ये अखबार ने खबर छापी कि पहले रिवाइज्ड 2018-19 में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो थोड़ा सा नॉन डेवलपमेंट में ऑस्टेरिटी की गई है, वो उसमें ये हुआ है कि 65 बिलियन खर्च हुआ था, 58 बिलियन उनको मिला है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि, और हमारा फाइनेंस के साथ बातचीत जारी है कि जो ये जो नॉन डेवलपमेंट साइड पे जो यूनिवर्सिटीज़ की मदद की जाती है उस सिलसिले को बढ़ाया जाए, और मुझे लगता है कि कुछ मज़ीद फंड्स हमें मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की तरफ से भी नवंबर 2018 में तालीम के हवाले से पॉलिसी आई थी। अब 100 रोज़ा एजेंडा की बात करें, उसमें भी ये चीज़ सामने रखी गई। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तालीम की बात करते थे। अब इससे पहले अदवार में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 9 पॉलिसीज़ तो तालीम पे पिछले अदवार के अंदर भी आई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इस दफ़ा क्या ऐसा मैकेनिज़्म है आपके पास कि आपको लगता है कि वाकई उसको नाफिज करा दें? देखिए, 2-3 चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारे करने का इरादा है, क्योंकि तालीम का मैदान में ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि हमने कोशिश की कि हम तालीमी निज़ाम जो हैं मुल्क में, जो मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, हम कोशिश करें कि उन जितने भी निज़ाम हैं उनको एक ही सतह पे लेके आए, यानी कि एक वन नेशन वन सिस्टम के तौर पे हम चल रहे हैं। उस सिलसिले में हमने अंग्रेज़ी स्कूलों से भी कुछ मुज़ाकरात किए, फिर हमने सरकारी स्कूलों का जो निसाब है उसको भी देखा। लेकिन पहली जो जो इम्पोर्टेंट कामयाबी जो हमें इस साल में हुई है कि मदारिस के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। अच्छा। और उसमें हमने मदारिस रिफॉर्म, अगर आप कहें कि जी आपके एक साल में कौन सी चीज़ें ऐसी हो, और ये अफ़ाम व तफ़हीम से हुआ है, यानी कि इत्तफ़ाक़ के राय से हुआ है, कोई मजबूरी की या किसी के ऊपर मजबूर नहीं किया। एक तो ये कि हमारा आपस में तय पा गया है कि वज़ारत तालीम जो है सारे मदारिस को रजिस्टर करेगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि रजिस्ट्रेशन चंद शराइत पे होगी। उस पे तो फिर मौलाना साहब आ गए, वो कहते हैं कि मैं तहरीक चलाऊंगा अगर मदारिस किस अंदाज में रजिस्ट्रेशन हुई। मैं उनके जो नुमाइंदगान, मौलाना साहब तो करेंगे वो सियासी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन वफाकुल मदारिस की जो तंजीम है वो तो एक एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उन्होंने लिख के किया है। सही है। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम एक तो हम उनको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उनको कुछ शराइत होंगी, अगर कोई शराइत पे अमल दरामद नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, और जो रजिस्टर्ड इदारा नहीं होगा उसको हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो पढ़ाए। इसी तरह उसके और भी पहलू हैं तालीम की, जो FA और FSC और मैट्रिक का इम्तिहान के लाजमी मज़ामीन पढ़ने पड़ेंगे, और हम उनकी मदद भी करेंगे, उनका मेयार बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बैंक अकाउंट खोलने में मदद करेंगे, वीज़ा। सो एक पूरा पैकेज जो है अब वो तैयार हुआ है, और हम 14 रीजनल ऑफिसेज खोल रहे हैं, 12 रीजनल ऑफिसेज खोल रहे हैं, जिसके अंदर ये सारा जो हमारा मदारिस का निज़ाम है ये आगे चलेगा। और ये तो, और मदारिस के हवाले से तो ऑब्वियसली जब भी मुल्क से बाहर भी आप देख लें, जब भी बात होती है तो पाकिस्तानी मदारिस जो हैं वो आपको नहीं नजर आएगा कि एजुकेशन के हवाले से या दीनी तालीम के हवाले से कहीं जिक्र होगा उनका। दे आर नोन फॉर ऑल द बैड रीजंस। कहीं पर नाम आएगा तो कहेंगे जी दहशतगर्द यहाँ तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग यहाँ हो रही है। मेरा ख्याल है वो तो ज्यादती है। मदारिस ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। एक खिला था हमारी तालीमी सेक्टर में, हुकूमत नहीं कर रही थी, वहाँ पे मदारिस ने आगे बढ़ के तालीम का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया और किया, और 25 लाख बच्चे जो हैं वो मदारिस पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अच्छा, वैसे मिनिस्टर साहब इसमें वो पावर्टी एलिमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप गांव देहातों में देखें कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वालिदैन, तो वो अपने अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में से 2 जो हैं वो मदरसे में छोड़ के आ जाएंगे कि भाई वहीं पे तालीम। ठीक बात है, लेकिन ये तो रियासत की नाकामी है ना। अगर रियासत अपना काम कर रही होती तो फिर ये नौबत ना आती। लेकिन हम अब सबको एक ही लड़ी में परोना चाहते हैं, एक ही धारे में लाना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में जो दूसरा काम हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है, और इस वक्त आप समझें कि इंतहाई तेज़ी से निसाब पे काम हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मार्च तक, अगले 6-7 माह में, क्योंकि कई उसके पहलू होते हैं कि निसाब में होना क्या चाहिए, हिसाब में क्या होगा, उर्दू में क्या होगा, अंग्रेज़ी में क्या होगा, वो बड़े तफसीलात के काम होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्च तक हम जो पहली से लेके 8वीं तक का निसाब है वो तकरीबन तरतीब दे देंगे, और फिर जल्द ही, मैं उसकी डेट जान के नहीं दे रहा, ठीक है, वही निसाब जो है वो अंग्रेज़ी स्कूल भी पढ़ेंगे, वही निसाब सरकारी स्कूल भी पढ़ेंगे, वही निसाब मदरसे जो है
वो भी पढ़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ी स्टेप होगी, एक जो एक नाइंसाफ़ी हमारे तालीमी मैदान में है उसको ख़त्म करने की, क्योंकि सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है और हमारा नस्बुल ऐन है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका अमरीका में भी जिक्र किया, अपनी तकरीरों में भी जिक्र किया कि हम इंशाअल्लाह जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं यकसा तालीमी निसाब वो लेके आएंगे, फिर निज़ाम को भी बेहतर करेंगे, लेकिन निसाब इंशाल्लाह लेके आएंगे। अच्छा, वैसे आपने वैसे भी आई एम श्योर देखा होगा, लेकिन इस मिनिस्ट्री को संभालने के बाद डिड यू रियलाइज़ कि हमारे यहाँ बहुत सारे वालिदैन, स्पेशली मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ, वो इसको अपने बच्चे को तालीम देना या उसको स्कूल भेजना या मदरसे भेजना वो ज़िम्मेदारी नहीं समझते। वो एक उनके लिए शायद चीज़ हो जाती है कि भाई अगर ये पढ़ गया थोड़ा सा तो बस शायद हमारी 4 जमातें पढ़ के कोई मदद कर देगा, जहाँ पे गुर्बत का एलिमेंट अगेन बहुत ज़्यादा है। बट वो जो एक समाज की और वालिदैन की और एक घर की जिम्मेदारी वाला आंसर है वो अभी तक मिसिंग है। नहीं, देखें बात यह है कि उसको जिम्मेदारी कहना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन अगर 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा तासुर परसेप्शन तो बनी हुई है ना कि जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो भेजते नहीं हैं। वो आपने क्या देखा या कि स्कूल क्या नहीं है या देखें 2-3 चीज़ें हैं उसके अंदर। पहली तो बात यह कि गुर्बत का एक बहुत बड़ा रोल है। जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को समझता है कि तालीम का फ़ायदा कोई नहीं है। तो पहली तो बात यह है कि हमने एक ऐसी तरीके से कैंपेन चलानी है या हमने ऐसा बावर कराना है कि तालीम जो है उसका फ़ायदा है। दूसरी बात यह कि स्कूल नहीं है। अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है वो प्राइमरी तो कर लेते हैं, सेकेंडरी स्कूल नहीं है। और फिर यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जो अगर आप ये देखें कि जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनकी ज़्यादा तादाद जो है वो 10 से 15 साल 16 साल के दरमियान है। जो 5 से 10 साल की उम्र के यानी कि पहली 4-5 जमातें जो हैं वहाँ बच्चे फिर भी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन स्कूल कम है, एक्सेस नहीं है, स्कूल तक पहुँच नहीं सकते, गुर्बत है, माइग्रेटरी फैमिलीज़ हैं, कहीं लड़कियों की तालीम जो है उसके ख़िलाफ़ एक किस्म का कोई समाजी वो भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे शोबे को बड़ी देर तक नेगलेक्ट किया गया। अब हम जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, पहली तो बात यह है कि मैं बावजूद इसके कि 18वीं तरमीम के होते हुए स्कूलों का सारा निज़ाम जो है वो सूबाई हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हुए। उनको साथ हम लेके चल रहे हैं। हमने एंटरप्रेन्योरशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बनाई है, उनके साथ बैठ के हम तय करते हैं और निसाब में भी हम उनको साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह यकसा निसाब सब जगह होगा। इसी तरह मदारिस के मामलात में भी उनको सूबों का एक पूरा रोल होगा। उसके बाद ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, मैंने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम तो खुद लॉन्च कर दिया था जहां हमने 11,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए और अभी तक 7,000 बच्चे स्कूल पे आ चुके हैं। लेकिन उससे हम सीख भी रहे हैं। और आपकी हुकूमत ने वादा भी किया था कि 5 से 16 साल की उम्र तक के बच्चे स्कूल जाएंगे। तो वैसे 25A आर्टिकल आइन का वो भी कहता है। बिल्कुल। सो ये फिर हम आप सूबों के अंदर भी खासतौर पर पंजाब और KP में भी ये काम एनरोलमेंट का शुरू है। सिंध भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सूबों के हवाले से जो बात हो रही है, कुछ वहाँ के सरकारी स्कूलों की भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि किस सूबे में 2013 का अगर हम कंपैरिजन करें 2016-17 में कि वहाँ तक क्या बेहतरी आई थी, और KP के में स्पेशली आपको बताएंगे क्योंकि वहाँ पर PTI की हुकूमत थी। बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सरकारी स्कूलों की कुछ प्रोड्यूसर साहब ज़रा हालत रखें, आवाम भी देखें, कंपैरिजन्स ज़रा कर लेते हैं। पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में 2014 में क्या सूरत हाल थी? 4 दीवारी, ये एक आलमी इदारे की बाय द वे रिपोर्ट है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है कि 4 दीवारी वाले स्कूल 2013-14 के अंदर क्या थे,
तादाद कितनी थी, बैतुल खला की सहूलत वाले स्कूल्स, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी इन बच्चों को स्कूलों के अंदर मैसर नहीं है, बिजली की सहूलत वाले स्कूल्स कितने थे और पीने के पानी की सहूलत वाले स्कूल्स कितने थे। और 2016-17 में आप देखें तो इसमें बहुत माइनर सा फ़र्क आपको नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई है, बेहतरी हुई लेकिन वो भी बहुत मामूली सी। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं तो बलूचिस्तान में भी आपको काफ़ी मामूली सी तब्दीली नज़र आएगी और यही जो 4 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका फुकदान भी नज़र आता है, यानी कि 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल्स के पास, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने का साफ़ पानी उन बच्चों को मैसर नहीं है और बिजली नहीं है, बिजली जैसी सहूलत भी नहीं है। इसके अलावा अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर आपको बेहतरी नज़र आती है। अगर 4 दीवारी वाले स्कूल, ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है कि 2013-14 से लेकर 2016-17 में जब वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी तो वहाँ पर क्या बेहतरी आई है, तो ये कंपैरिजन एक चार्ट जो है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ज़्यादा बुरे हालात आपको नज़र आते हैं सिंध के। सिंध के अंदर ये जो 4 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इसमें कहीं तो बिल्कुल ही कमी आपको नज़र आएगी कि जो 4 दीवारी वाले स्कूल थे वो भी 5 सालों के बाद कम होते नज़र आए, आपको तादाद कम मिली, बजाय इसके कि उसमें बेहतरी लाई जाती, बच्चों के लिए जो मैसर होनी चाहिए सहूलियात उनमें आपको कमी नज़र आएगी। शफकत साहब, ये तो सरकारी स्कूलों की हालत है, आपने कहा कि सूबों को आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सिंध की हमने बात की, अभी मैं एक सवाल करके फिर आगे जाऊँगी कि सिंध में पिछले दिनों हमने देखा बहुत ज़्यादा वो जो चीटिंग, मैट्रिक इम्तहानात हो रहे हैं, पेपर जो हैं वो आउट हो जाते हैं, ये क्या वजह क्या है? ये हर दफ़ा ऐसे होता है, हर दफ़ा होता है और वहाँ पे उनके वज़ीर साहब उठते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो एक रिवायत है। नहीं, खैर रवायत की बात तो गलत है, रवायतें अगर बुरी कोई रवायत है तो उसको हमें तब्दील भी करना चाहिए, लेकिन मैं सिंगल आउट नहीं करूँगा सिंध को। ठीक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा शायद कुछ इलाकों में मसाइल हैं, कहीं नहीं भी हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा है। और हमारी ख्वाहिश तो ये होगी कि हम सबको साथ लेके चलें, इसलिए मैं तो किसी को स्पेशली अच्छा बुरा नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रियासत बहैसियत मजबूरी पिछले 70 साल से तालीम को वो तवज्जो नहीं दे सकी जो देनी चाहिए। हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है, इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले कहा कि नया निसाब आ जाएगा, मदारिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हम सारे सबको एक ही धारे में ला रहे हैं। अल्टीमेटली 5-10 साल के बाद ये ओ लेवल ए लेवल हम ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जब हमारा कौमी निसाब होगा उसको आहिस्ता इंट्रोड्यूस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए लोग एग्री करेंगे आपके। जिस तरह आपने पहले अभी मैं बात करी था, आपने कहा इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि वज़ीर के बच्चे को पाबंद कर दें कि वो सरकारी स्कूल में जाए, तो ओ लेवल्स ए लेवल्स की चॉइस। बेशुमार ममालिक दुनिया में ऐसे हैं, बेशुमार, जहाँ पे स्कूल के ख़त्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सबको एक ही जैसा मिलता है, और वो अगर आपने सबको एक ही साथ करना है, एक कौम अगर बनानी है तो आपको सिंगल नेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। मेरे जो जहन में है वो ये है कि हम अगले अगर साल डेढ़ में पूरा यकसा तालीमी निसाब इंट्रोड्यूस कर देते हैं 5वीं से, लेट से पहली 5 क्लासेस में, तो उनको 5-6 साल लगेंगे जब तक कि वो ऊपर स्कूल लीविंग टाइम तक पहुँचे। तो हम कुछ जल्दी नहीं कर रहे, जल्दी करना भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो यही है कि सारे पाकिस्तान का निज़ाम एक हो, निसाब एक हो, और सर्टिफिकेट जो है जिसको आप मैट्रिक कर लें वो एक मिले, ये निसाब है हमारा। ठीक, आला तालीम के हवाले से क्या कर रहे हैं? हायर एजुकेशन एक कमीशन होता था, उनकी खिदमात आज तक लोग याद रखते हैं, उस वक्त के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान साहब की अभी भी है, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान आई थिंक अभी भी एडवाइज़र तो हैं इस मामले पे, एडवाइस कर रहे हैं। HEC में बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत मेहनत से काम हो रहा है। कुछ चीज़ें नई हुई हैं जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ जी। एक नई चीज़ ये हुई है कि, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन हमारी हुकूमत ने आके उस पर अमल दरामद किया है, और वो ये किया है कि 2 साला BA का, जो पहले 14 साल की तालीम के बाद BA होता था, यानी कि FA करते थे 12 साल की तालीम और 2 साल का BA कर लिया, 2 साल का BA का। अब जो BA है वो 2 साल का नहीं होगा, वो 4 साल का होगा। अच्छा, 2 साल का BA ख़त्म कर रही है BA का 2 साल का BA ख़त्म हो जाएगा। और ये कब से ख़त्म हो जाएगा? ये इंशाल्लाह अगले साल से। अच्छा। और उसके बाद एक जो 2 साल का BA है उसको AD का एक नई सनद जो है वो होगी,
जिसको एसोसिएट डिग्री कहा जाएगा। 14 साल के बाद 2 साल तालीम अब बीए नहीं कहलाएगी, वो एडी एसोसिएट डिग्री कहलाएगी। और उसके बाद उसमें कुछ हुनर की तालीम भी होगी बाकी। अच्छा। उसके बाद बीए 4 साल का होगा। जो 4 साल का बीए उसको बीए नहीं कहा जाएगा, बीएस कहा जाएगा। सो बीए का नॉमेनक्लेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बीएस हो जाएगा। वो बीएस जो होगा वो 16 साल की तालीम के बाद बीएस होगा। अच्छा। और अगर आप 2 साल और पढ़ना चाहते हैं, हम समझते हैं कि 16 साल की तालीम करने के बाद जो बीएस है वो एक टर्मिनल डिग्री होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद चंद ही लोग आगे पढ़ना चाहें, क्योंकि वो अपने फील्ड के 16 सालों की तालीम उन्होंने मुकम्मल कर ली। हुआ क्या हुआ ये कि पिछले कोई 10-15 साल से बीए की वक़्त ही ख़त्म हो गई। ठीक है। क्योंकि वो 14 साल डिग्री जो थी उसके हर कोई एमए करने लग गया, एमए 16 साल का हो गया। तो अब हमने वो दुनिया जहान में बाय द वे यही रिवाज है कि हमारा जो बीए का निज़ाम जो है, कॉलेज जो होता है वो 4 साल का है और स्कूल जो है वो 12 साल का होता है। तो हम भी अब उस निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा स्कॉलरशिप्स बहुत हम दे रहे हैं। इसके अंदर ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने फोकस किया है कि जो बच्चे FA-FSC करके जो आएंगे कॉलेज में 4 साल डिग्री प्रोग्राम में, हम उनको तकरीबन 7 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स का कमिटमेंट हम कर रहे हैं। Okay. हम स्कॉलरशिप ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। अभी आपने मदारिस के हवाले से भी जिक्र किया था, तो कुछ व्यूअर्स तफसीलात इस हवाले से आपके सामने भी रखते हैं कि जो मदारिस के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, अगर वो आपको बताएं तो एक उनमें से है वफाकुल मदारिस अल अरबिया। इसका ताल्लुक देवबंदी मकतबा फ़िक्र के इदारों से है और वफाकुल मदारिस से 18,600 मदारिस का इल्हाक है। तकरीबन 20 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। फिर एक और बोर्ड है मदारिस का, उसे तंजीमुल मदारिस कहते हैं। ये बरेलवी फ़िक्र से मुतालिक है। इस बोर्ड के साथ 9,000 मदारिस का इल्हाक है, जिनमें तकरीबन 13 लाख के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं। जमात इस्लामी के तहत चलने वाले मदारिस के वफाक का नाम राबता मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान है। इस तंजीम के तहत 1,000 के करीब मदारिस चल रहे हैं। अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के तहत 1400 मदारिस चल रहे हैं और अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र के कुल 460 मदारिस हैं। अब शफ़क़त महमूद साहब, ये आपने भी कहा मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, आपकी इन तमाम से मुलाकात भी हुई, मामलात भी तय पा गए। हमारे मामला तय पे हैं, इन सब बोर्ड जो कि आपने पढ़ा है और इन्होंने लिख के दिया है। बट सर ये मतलब मुफ्ती मुनीबर रहमान, कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, ये सारे मौलाना साहब जो हैं, ये सब ने लिख के दिया। मैं इस वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अच्छा, बट सर ये बड़ा ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये हुआ है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा ये भी कि इतनी डाइवर्सिटी एंड मसालिक में इतने इख्तलाफात हैं, ये एक निसाब पे कैसे एग्री करेंगे? देखें, वो उनके पहली तो बात यह है कि इनके अलावा भी मदारिस हैं। तारुल कादरी साहब के मनाजिल कुरान के मदारिस हैं, उसके बाद भेरा के पीर साहब हैं, उनके मदारिस हैं और भी काफ़ी मदारिस हैं। लेकिन इनका 30,000 से ज़ायद मदारिस 30,000 का एक लगभग एक एस्टिमेट है कि इतने हैं। तो निसाब पे हमने ये कहा है कि जो कौमी निसाब है, मैंने आपको पहले कहा है कौमी निसाब जो है वो हर किसी के लिए लाजमी होगा। जो कौमी निसाब है वो पहले 8 मदरसे, आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि ज़्यादातर मदरसे जो हैं वो क्लास 8वीं के बाद शुरू होते हैं, वो उससे पहले नहीं होते। उससे पहले हैं लेकिन ज़्यादातर 8। हमने जो हुकूमत की तरफ से जो शराइत होंगी उसमें यह है कि हर बच्चे के लिए 8वीं की सनद जो है वो लाजमी होगी। तो 8वीं की सनद जब लाजमी होगी तो वो एक आप सरकारी निसाब पढ़ के 8वीं की सनद लेंगे। उसके बाद जो 10वीं और 12वीं की सनदात हैं, उसमें जो मजहबी मज़ामीन हैं वो उनका इम्तिहान वफाकुल मदारिस खुद लेगा। उनका पेपर वफाकुल मदारिस के जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो खुद करेंगी। उनके नंबर मार्किंग वो खुद करेंगे, अपने इन्विजिलेशन खुद करेंगे। और जिनको असरी मज़ामीन कहा जाता है, यानी कि जो हमारे निसाब के, जो कौमी निसाब के मज़ामीन, मैथ, साइंस, जो उसमें और जिसमें जो लाजमी हैं वो सबको पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए जो 10वीं और 12वीं की सनद होगी वो समझें एक बहुत ही हसीन इम्तजाज होगा इस्लामी तालीम का भी और उसके अलावा जो सरकारी तालीम के लाजमी, और फिर उसके ऊपर FA-FSC की
और 10वीं की भी सनद भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आज हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग और नेशनल हेरिटेज भी इनके पास है। आज हम बात करें तो उस सब्जेक्ट की जिस पे बात कम होती है, कोशिश की कि इनकी मिनिस्ट्री में शफकत महमूद साहब बीइंग द मिनिस्टर क्या क्या कुछ अभी तक चीज़ें तालीम के हवाले से कर सके हैं वो आपके सामने रखें, और ये वो एफर्ट्स हैं जो कि शायद अभी आपको उनके समरात नज़र ना आएँ, लेकिन जो नेशन बिल्डर्स हैं जिनको हम कौम के मेमार कहते हैं, उस मुस्तकबिल के लिए आगे बहुत कारआमद साबित होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।